गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मज़ेदार कर रहे होंगे। तो आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 है, अपना आकलन स्वयं करें। एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, इससे पहले वाले सारे के सारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट और सीडीपी के सारे प्रैक्टिस सेटों को देख लेना। छपने वाले क्वेश्चन हैं। ओके, तो शुरू करें। तो ये आपका आपकी सीटेट एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, हिंदी भाषा 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक ये आपके गद्यांश के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग है? ये सारे का सारा आपका गद्यांश है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना है। तो मैं पढ़ूं कि आप लोग खुद पढ़ लोगे? चलिए कोई नहीं, आप लोग देख लीजिए, ये आपका गद्यांश है। मैं तो ये सजेशन करूंगा आप लोगों को कि आप गद्यांश पढ़ने से पहले आप लोग इसके क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट फिर गद्यांश को पढ़ लीजिए, तो आपको बिल्कुल आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि आपका आंसर कहाँ पे मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब इसमें ये गद्यांश आपका दे रखा है, कंप्यूटर नेटवर्क का आविष्कार सूचनाओं को साझा करने के उद्देश्य से किया गया है। तो मैं इस गद्यांश को नहीं पढ़ रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आपका गद्यांश है और ये भी आपका गद्यांश हो गया, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका गद्यांश है और ये भी आपका गद्यांश है। ये गद्यांश आपका बड़ा है, एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना है ढंग से। एक बार ना क्वेश्चन को रीड करना है, आफ्टर देन फिर गद्यांश को पढ़ना है। अब यहां से आपके शुरू होते हैं क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई आपका गद्यांश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये? अरे, फाइलों के नष्ट या संक्रमित होने का खतरा कब होता है? इंटरनेट से जुड़ते समय, अश्लील साइट देखते समय, सूचनाओं को चुराते समय, या सूचनाओं का दुरुपयोग करते समय। तो अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट से जुड़ते समय। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आई होप समझ गए ये आंसर कहां से आया। ये आंसर आपके गद्यांश के अकॉर्डिंग आया है, ध्यान रखना है आप लोगों को। गद्यांश से ही आंसर देना है, अपने मन से आंसर नहीं देना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। राइट, चलें आगे। अब आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। मनुष्य की तरक्की में अहम भूमिका कौन निभाएगा? अरे भाई, इंटरनेट निभाएगा। इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान का सागर या इंटरनेट का समुचित उपयोग। इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान का सागर एवं इस माध्यम का सही ढंग से समुचित उपयोग। तो यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना है आप लोगों को, ये सारे के सारे आंसर है ना गद्यांश के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट क्या है भाई? एक जिन्न है, सूचना प्रौद्योगिकी है, या एक माध्यम है, या सूचना है? तो गद्यांश के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक माध्यम है। इंटरनेट माध्यम है। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट के जरिए किस संभव कार्य की चर्चा प्रस्तुत गद्यांश में नहीं की गई है? आप लोग गद्यांश पढ़ोगे तो आप लोगों को इसका आंसर अपने आप पता चल जाएगा। भाई, इस गद्यांश के अंदर में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन के बारे में बात की गई है, वकीलों से कानूनी सलाह लेने के बारे में बात की गई है, खेलों का सीधा प्रसारण और शैक्षणिक पाठ्यक्रम का संचालन। तो किसके बारे में चर्चा नहीं की गई है? ऑप्शन नंबर 3, खेलों का सीधा प्रसारण। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हर मर्ज की दवा का तात्पर्य क्या है? ओके, हर बीमारी का इलाज इसके जरिए संभव है, हर समस्या का समाधान इसके जरिए संभव है, इसके जरिए हर प्रकार का कार्य संभव है, या ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। देखिए, आपको ना गद्यांश के साथ साथ में ना इसी में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा लोकोक्तियों का और मुहावरे का, उपसर्ग का, प्रत्यय का, ठीक है, और संधि समास का। इज दैट क्लियर? आपकी हर एक सेट ना, या हिंदी भाषा प्रथम या हिंदी भाषा द्वितीय में आप लोगों को मिलेगा इन चीज़ों से। तो ये इन चीज़ों के लिए आपका बेसिकली आपका जो पूर्व ज्ञान है, आप लोगों ने जो पढ़ाई करी होगी अदर एग्जाम के लिए, वो आपका हेल्पफुल हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नंबर 1 काम ये करना है, आफ्टर देन आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रशासनिक की तरह किस विश्लेषण शब्द का
प्रयोग प्रस्तुत गद्यांश में नहीं किया गया है। अब ये नहीं के ऊपर में ध्यान रखना है। भाई गद्यांश के अंदर में व्यापारिक का प्रयोग किया गया है, शैक्षणिक का किया गया है, अनावश्यक का किया गया है, परंतु राजनीति के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। तो इसीलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। समझ में आया? यदि क्लास अच्छी लग रही है तो अपने भाई के लिए, सर के लिए एक गुरुदक्षिणा समझ के लाइक सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। ऑल स्टूडेंट रिक्वेस्ट टू यू। अब ये देखिए, आपका आ गया ना संधि से समा क्वेश्चन आ गया। अनावश्यक का संधि विच्छेद करिए, क्या होगा भाई? अनधन आवश्यक, अनधन आवश्यक, अनाधन आवश्यक, अनाधन आवश्यक। तो क्या हो गया राइट आंसर बताओ? अनधन आवश्यक। तो कौन सी संधि है ये? सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे, लिख के बताएंगे कि सर ये कौन सी संधि है। चलें आगे। इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ओके, असत्य कथन पूछा है अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश। इंटरनेट से हानि संभव है, इंटरनेट से एक नहीं अनेकों लाभ संभव हैं, इंटरनेट का असावधानी से प्रयोग भी हानिकारक है। ऑप्शन नंबर 4, इंटरनेट हर प्रकार के लोगों के लिए लाभदायक है। तो बताइए प्यारे दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। भाई इंटरनेट का असावधानी से प्रयोग भी हानिकारक होता है। अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। निर्देशित प्रश्न संख्या 10 से लेकर 15 तक निम्नलिखित पद्यांश को, अब ये आपका क्या आ गया है? पद्यांश आ गया है, को ध्यान पूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। अब ये आपका पद्यांश है। अब देखिए, आप पद्यांश को जब पढ़ते हो ना तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो सेम गद्यांश के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जब पद्यांश पढ़ते हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर में ना पेंसिल से या पेन से आप टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम के अंदर में। अब चलिए इस पद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। चांद तारों सी सहज कांति, नदियों में मुस्कान भरी, पवन झरोकों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तप से है यह जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ती मैं भारत माता। बहुत बढ़िया व्यंग है ये, बहुत अच्छा प्रसंग है ये। मैं ब्रज सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्कुराती हूँ। ठीक है। धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ। अरे भाई क्या पढ़ा रही है? धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ। मैं सहज बोध में सह सकती, मूर्ति बना डाली सजीव, अनगढ़ पत्थर को काट काट। मिलेगा आप लोगों को, देखना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, आप लोग खुद अपने आप आकलन करना है। बंधुता प्रेम को फैलाया अपना ही अंतर बांट बांट, जिसके गीत से जग मुग्ध, जिसके नृत्यों पर जगत मुग्ध, जिसकी कविता धारा अविरल बहती, यह भारत माता हूं मैं। बहुत प्यारा प्रसंग है दोस्तों। अब ये आपके ना पद्यांश से अब आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। अब क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं चलो। मुस्कान किस में भरी हुई है? अरे भाई चांद तारों में भरी है, वृक्षों में भरी है, नदियों में भरी है, या पहाड़ों में भरी है? अब आप लोग पहले जाके एक बार पद्यांश को देख लो। चलो किस में भरी है भाई? ये देखिए, अरे भाई नदियों में मुस्कान भरी है। मिल गया आप लोगों को? मिल गया ना? कहाँ भरी है मुस्कान? नदियों में मुस्कान भरी है। तो क्या हो गया राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। पकड़ में आ गया ना आप लोगों को? अरे भाई पद्यांश को बढ़िया तरीके से पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर पद्यांश को पढ़ लो, अपने आप आंसर पता चल जाएगा। समझ में आ गया? आगे चले। दौलत कहाँ बिखरी हुई है? अब देखो पद्यांश को पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चला होगा, बीच में लिखा है ना क्या? खाद्यान्न में, खेतों में, घरों में, वनों में। अरे भाई खेतों में। चले एक बार पद्यांश के ऊपर देख लो आप लोग। ये देखो, खेतों में दौलत बिखरी हुई है। कहाँ बिखरी है? खेतों में बिखरी है ना? ये देखिए मिल गया ना? पहले वाला नदी का था, दूसरा खेतों वाला मिल गया। तो ऐसे ही आप लोगों को अपने आप बिल्कुल आसानी से बहुत अच्छे अच्छे पद्यांश आते हैं और गद्यांश भी आते हैं। आप बस अपने दिमाग को ना एकदम शांत शांत करके एकदम फोकस से पढ़ोगे तो आपको अपने आप ये आंसर मिल जाएंगे। आपके 15 नंबर तो फ्री के हैं हिंदी के अंदर में। विश पीकर कौन मुस्कुराती है? भाव बताओ कौन है? क्या मीराबाई, हरिदास, भारत माता, ब्रज वसुंधरा? अब इसमें किसके बारे में
चर्चा हो रही है, भारत माता के बारे में तो चर्चा हो रही है ना। आगे आप लोगों को ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, भारत माता विष पीकर मुस्कुराती है। ओके, बड़ा मजा आता है भाई, गद्यांश पद्यांश में बड़ा मजा आता है। फ्री के 15 नंबर होते हैं आप लोगों के ये, बस एक बार ढंग से ध्यान से एक बार फोकस लगा के पढ़ लो, अपने आप राइट आंसर पता चल जाता है। अनगढ़ पत्थर को काट काट क्या बनाया गया है, क्या बनाया गया है भाई, पद्यांश में पढ़ा ना आप लोगों ने। ये देखिए, मूर्ति बना डाला सजीत सजीव अनगढ़ पत्थर को काट काट कर, ये देखो मिल गया ना आप लोगों को। यही है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। ठीक है, ये देखिए, मूर्ति बना डाली सजीव अनगढ़ पत्थर को काट काट, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, सजीव मूर्तियों, ठीक है, अनगढ़ पत्थर को काट काट कर क्या बनाया, सजीव मूर्तियां, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से अविरल का अर्थ क्या है भाई, बताओ। अविरल आप लोगों ने पढ़ा ना, धीरे धीरे चलना, निरंतर बहना, उड़ना, ठहरना। तो क्या है भाई, अविरल का अर्थ है निरंतर बहते रहना। ओके, नदी क्या कर रही है, अविरल बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, चांद तारों की सहज कांति में अलंकार, ये देखो आप लोगों को ना, ये पद्यांश से आप लोग अलंकार के बारे में पढ़ के चले जाना। देखो अलंकार से आपको एक नया क्वेश्चन दे रहा है और ये थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल में आ जाता है, तो आप लोगों का जो पूर्व ज्ञान है ना, आप लोगों ने जो अलंकार पढ़े होंगे तो वो आप लोगों को काम कर जाएगा। अब भाई, चांद तारों सी सहज कांति में कौन सा है, अनुप्रास है, उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बताओ भाई, ऑप्शन नंबर 2 भाई किसके बारे में, उपमा अलंकार हो गया ना। अब क्यों हो गया, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सर क्यों हो रहा है। ओके, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 16, ये हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए हैं आप लोगों के। ठीक है, अपनी सीट बेल्ट बांध दो अच्छे तरीके से, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ते रहो और राइट आंसर बताते रहो। क्या कह रहा भाई, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्य पूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों और प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है भाई, बताओगे। अरे बच्चों के सारे रिकॉर्ड जहाँ पे एकत्रित करके रखते हैं आप लोग, जब टीचर हो आप लोग तो हो ही ना आप, लेकिन जब स्कूलों में जाओगे तो आप लोग भी तो ये काम करोगे, प्रगति और प्रयासों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करोगे, तो उसे कहाँ रखोगे, कहाँ रखोगे भाई, अरे पोर्टफोलियो में ही तो रखोगे ना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया आप लोगों को, समझ में आ गया ना। पोर्टफोलियो प्रयासों, प्रगति और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक रिकॉर्ड रखा जाता है हर एक बच्चे का, जैसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, स्थिति सना और इरफान दूरभाष पर अपने सप्ताहांत की योजना पर चर्चा करते हैं। चलिए भाई, स्थिति रोहन दी गई पाठ्य सामग्री को पढ़ता है और कहानी के मुख्य विचार का सारांश करता है। बुनियादी अंतरवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल बेसिस और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषाई निपुणता क्लिप, इन दो भाषाई कौशलों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थितियों कौन सी होंगी। तो क्या होगा इसका कूट, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसको ना एक दिन मैं आराम से तसल्ली से आपको बताऊंगा, ये थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल वाला क्वेश्चन है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 18, किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे। भाई क्या पूछ रहा है, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे। भाई, शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ते हैं। भाई बात तो ठीक है, विद्यार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं तथा आगे जाकर के अंग्रेजी एवं हिंदी पढ़ते हैं। अरे कोई जरूरी है कि भाई अंग्रेजी या हिंदी ही पढ़े, मराठी भी पढ़ सकता है बच्चा, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी में आरंभ करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाई किस में करते हैं, मातृभाषा में करते हैं, जो आकर जाकर के 3-4 भाषाएं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं होगा भाई ये तो। विद्यार्थी प्रारंभिक विद्यालय में अपनी मातृभाषा में सीखते हैं तथा बाद में अंग्रेजी में पढ़ते हैं। भाई अंग्रेजी में ही क्यों पढ़ेंगे, और बहुत सारी तो भाषाएं हैं, तो ये भी नहीं होगा आप लोगों का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों होगा भाई, विद्यार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक कम से कम
2 भाषाएँ जोड़ लेते हैं, 2 भाषाएँ जोड़ लेते हैं, 3 भाषाएँ जोड़ लेते हैं। चाहे वो कोई भी भाषा हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, मराठी हो सकती है, मलयालम हो सकती है। तो समझ में आ गया आप लोगों को? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ध्यान रखना है दोस्तों, ये सबसे कम महत्व देने के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान असमानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो क्या होगा दोस्तों? एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? भाई ये तो ठीक है, सारी की सारी ये तो इम्पोर्टेंट है, बट सबसे कम महत्व किसे देंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 को आप सबसे कम महत्व देना है। क्यों? बच्चों को सिखाना है कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? किसके बारे में कह रहा है? प्रमाणिक पठन सामग्री को उद्देश्य को प्राप्त करने, पठन सामग्री के बारे में बात कर रहा है। बस भाई दुनिया की सूचना होगा, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, अपने फोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की कोई वीडियो, अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी अनुवाद। तो क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? अरे भाई ऑप्शन नंबर 2, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची। समझ में आया? अरे कैसे करेगा भाई? पठन सामग्री, प्रमाणिक पठन सामग्री का उद्देश्य। अब व्यंजन सूची, भाई ये क्या है? अरे भाई व्यंजन सूची की मतलब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे होंगे ना, कि थाली, पूरी थाली, नाश्ता, पराठा, ये वो। तो उससे क्या होगा? पठन सामग्री के लिए वो हेल्पफुल हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। भाई इन 3 ऑप्शनों में से पूछा था, इसीलिए ये बेटर ऑप्शन होगा। बाकी तो और इसके बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? किसके बारे में कह रहा है भाई? द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखना है। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न युक्तियों को समझने का प्रयोग का विकास करना, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को रट्टा मारना या कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो भाई द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अरे क्या रट्टा मारना उद्देश्य होगा क्या? बताओ मेरे शेर शेरनियों। ऑप्शन नंबर 2, रट्टा मारना कंठस्थ करने से काम चल जाएगा? व्याकरणिक नियमों को रट्टा मारना, कंठस्थ करना, याद करना, इससे काम चल जाएगा? भाई उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों की भाषिक क्षमता की आकलन का सबसे उचित तरीका है? भाई क्या पूछ रहा है? भाषिक क्षमता की आकलन के बारे में। संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दो, कैसे आकलन हो जाएगा? नहीं होगा भाई। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना। भाई बिल्कुल, बिल्कुल इससे हो सकता है। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। संज्ञा को परिभाषित कीजिए, इससे भी कुछ नहीं होगा। भाई भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अरे बच्चे से जब आप कहोगे कि बेटा बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना है, तो इससे उनकी भाषिक क्षमता का आकलन सबसे अच्छे तरीके से होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया? पसंद आया तो लाइक मारो जल्दी से, कमेंट लिख के दो, सब्सक्राइब करो सर के लिए यार, बस फ्री में गुरुदक्षिणा ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 24, एक विद्यार्थी लिखना सीखने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरता है। भाई किन प्रक्रियाओं से गुजर रहा है? चलो आगे पढ़ो। जैसे कि विचारों को नोट कर लेना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना आदि लेखन की इन तकनीकों को किस रूप में जाना जा सकता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है ये। लेखन के लिए उत्पाद उपागम, लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम, लेखन के लिए वैज्ञानिक उपागम, लेखन के लिए
रचनात्मक तरीका। तो समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन? अरे भाई सीखने के लिए, लिखना सीखने के लिए, जैसे कि विचारों को नोट कर लेना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना आदि, लेखन की इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? ये तकनीक है, टेक्निक है, तो इसको किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। भाई इसको घुमा फिरा के कैसे भी दे सकता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये छोड़ना नहीं है इस नंबर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि प्राकृतिक कारणों से बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? चलिए भाई, ये शुद्ध उच्चारण से क्वेश्चन बना है आपका। अरे भाई उसके माता पिता को सूचित करें एवं डॉक्टरों से उचित चिकित्सीय सलाह करने में मदद करें। ये होगा। स्वयं बोलने का दृष्टांत पेश करें एवं गलती करने पर बालक को लाठी डंडे से कूट दें, इससे काम चल जाएगा। भाई नहीं चलेगा, गलत बात है, उसका मोरल डिसऑर्डर हो जाएगा वो। उसकी ओर अधिक ध्यान ना दें, ये भी नहीं करना आप लोगों को। बालक को बोलने के लिए कम अवसर प्रदान करें और उसे अधिक सुनत के लिए प्रेरित करें, भाई ये भी नहीं करना। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्यों होगा? भाई उसके माता पिता को बताना है कि भाई आपके बच्चे को ना बोलने में, शुद्ध उच्चारण करना में कठिनाई हो रही है, तो आप ऐसा करो, किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ और वो उसे डायग्नोसिस करके ठीक करने की कोशिश करेगा। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है मेरे वीर शिक्षक शिक्षिकाओं, ठीक है ना। हर एक बच्चे का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि छात्र की इंद्रियों में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो क्या होगा भाई? पठन दोष होगा, सुनने का दोष होगा, देखने का दोष होगा, या कोई नहीं होगा? अरे क्या भाई, बच्चे की इंद्रियों में दोष है, भाई कौन सी इंद्री में दोष है? ना वह भाषा सीख सकता है और ना अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। अब यहाँ से इसका आंसर बनेगा, मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। जब अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है? पहले तो सुन नहीं पा रहा है। जब सुन नहीं पा रहा है, उसकी कानों की अंदर में प्रॉब्लम है, इंद्रिय दोष है, तो वो कैसे अभिव्यक्त कर पाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रिक्त स्थान ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। अब भाई किसके बारे में कह रहा है? वाचन कौशल, पठन कौशल, श्रवण कौशल, या इसमें से कोई नहीं? फिर से क्वेश्चन को सुनो। रिक्त स्थान ही अन्य भाषाई कौशल को विकसित करने में प्रमुख आधार बनता है। अरे जब तक सुनोगे नहीं तो तब तक आप कैसे अभिव्यक्त करोगे? तो श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार है ना। सुनोगे नहीं तो बोलोगे कैसे, फिर लिखोगे कैसे, अभिव्यक्त कैसे करोगे? तो पहला आपका क्या है? श्रवण कौशल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। LSRW के अंदर में आता ना लिसनिंग, एल से लिसनिंग, लिसनिंग मतलब कि श्रवण करना, सुनना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चे उद्देश्य के लिए पढ़ते हैं। भाई बच्चे किस उद्देश्य के लिए पढ़ते हैं? क्या रट्टा मारने के लिए, अर्थ निर्माण के लिए, कक्ष कार्य को पूरा करने के लिए, या प्रमोशन पदोन्नति के लिए, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए? तो भाई क्या है? अर्थ निर्माण के लिए ना। बच्चे किसके लिए पढ़ते हैं? अर्थ निर्माण के लिए, समझने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 29, भाई IMP क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, छपने वाला क्वेश्चन है ये। एक कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिक्री प्रबंधन को बुलाती है और एक नियम पुस्तिका अपने विभाग में सबको पढ़ाने के लिए कहती है। इस काम को किस रूप में जाना जा सकता है? बहुत प्यारा है भाई ये। क्या क्षैतिज संप्रेषण होगा, लंबवत संप्रेषण होगा, सर्पिल होगा, या विकर्ण होगा? तो बताओ। अरे क्या कह रहा है 29 क्वेश्चन? अरे भाई किसी एक कंपनी की मुख्य कार्यकारी या उच्च पद पर बैठी हुई अधिकारी बिक्री प्रबंधन या बेचने के बारे में बुलाती है, ठीक है, अपने व्यापार के लिए, और एक नियम पुस्तिका, एक नियमावली या एक SOP को अपने विभाग में सबको
पढ़ाने या पढ़ने के लिए कहती है, इस काम को किस रूप में जाना जाएगा? भाई ये क्षैतिज प्रक्रिया कहलाएगी ना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको एक दो बार दोबारा से देख के रिवाइज कर लेना। ये आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, पर बनेगा इसी से ये, क्षैतिज संप्रेषण। ओके, अपना एक एक नंबर गवा मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट में। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई? अरे पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ई वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करोगे? अरे अंकिता नहीं, बहुत सारे शिक्षक भी बोल देते हैं भाई, क्या करोगे? हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। भाई उसे या इसे डा वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे। क्या सीडी सुनने से काम चल जाएगा? अंकिता को डा वाले क्या ई वाले शब्दों की सूची देंगे। सॉरी बच्चों, ये ई है, ये डा है, तो आप लोग इसको ई कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? अंकिता को ई वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। स्वयं ई वाले शब्दों को सहज भाषा से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। भाई ये भी पॉजिटिव आंसर है आपका, पर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आंसर पॉजिटिव पूछ रहा है, तो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 2, अंकिता को ई वाले शब्दों की सूची देंगे और उससे कहेंगे कि बेटा ध्यानपूर्वक पढ़ें। कि ये ठीक होगा? बताओ बताओ। अरे भाई ऑप्शन नंबर 4 भी ठीक होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सर इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। अब मैं आपके ऊपर में छोड़ रहा हूँ इस आंसर को, फिर मैं बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ओके, अब आपका ये प्रैक्टिस सेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने सर के लिए, अपने बड़े भाई के लिए गुरु दक्षिणा समझ के एक लाइक, एक सब्सक्राइब प्लीज़ यार दोस्तों जरूर करिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ध्यान रखें।